हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्णव गुप्ता। स्वागत है मेरे फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फोर्थ एक्सप्रेस वीडियो में, जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं सीपी सीवी का रिलेशन, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेसेस की कुछ बातें, और हम एंट्रोपी भी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अलग अलग टाइप्स ऑफ हीट की। तो उसमें से सीपी और सीवी ये क्या है? यहाँ पे सीपी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब किसी भी एक मोल सब्सटेंस का मुझे टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो मुझे जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होती है मेरी सीपी। और सीवी क्या है? ये भी एक मोलर हीट कैपेसिटी है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मतलब एक तरह से सीपी को मैंने ओपन कंटेनर में टेस्ट किया है और सीवी को मैंने क्लोज्ड कंटेनर में टेस्ट किया है। मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन इसका प्रेशर फिक्स्ड है। तो अब हम जानेंगे ये जो दोनों मोलर हीट कैपेसिटीज़ हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा प्रूफ होता है, मैं आपको बताता हूँ। बाय FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या आता है? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, यही आता है। फिर W को हम माइनस P डेल्टा V लिख देते हैं, और Q यहाँ पे मतलब डेल्टा U इज इक्वल्स टू QP अगर हम लिखें एक कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा H हो जाएगा, क्योंकि QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H, और ये माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। इससे हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आ जाता है ना। अब P डेल्टा V को हम, वो आइडियल गैस है मेरी, तो PV इज इक्वल्स टू NRT कर सकते हैं। अब यहाँ पे P डेल्टा V आया है तो यहाँ पे डेल्टा NRT आएगा। आपको याद होगा जब हम फॉर्मूला लिख रहे थे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, उस समय हमें मोल्स चेंज करने थे, मोल्स चेंज हो रहे थे। लेकिन इस केस में मोल्स चेंज नहीं होंगे, इस बार डेल्टा टेम्परेचर के आगे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा NR डेल्टा T। तो हम इसी क्वेश्चन, और हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि डेल्टा H डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H क्या होगा? QP क्या होता है? NCP डेल्टा T, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और डेल्टा U क्या होता है? QV, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम ब्रिंग्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होता है? NCV डेल्टा T होता है ना। अब जितनी भी वैल्यू मिली है सबको पुट कर दो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या मिलता है देखना। NCP डेल्टा T इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T। अब इस पूरी इक्वेशन को मैंने N डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, तो लास्ट में देखना क्या बचता है हमारे पास। CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R, CP माइनस EV इज इक्वल्स टू R। ये देखो CP और CV में रिलेशन आ गया। कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने एक हीट दी वर्सेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने जो हीट दी, उन दोनों एनर्जीज में क्या डिफरेंस है? R। अब इससे हमें दो बातें पता चलती हैं कि CP और CV में क्या रिलेशंस है। इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। सबसे पहला, CP इज ग्रेटर देन CV, और जो CP और CV का जो डिफरेंस है वो R है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, CP CV से ग्रेटर क्यों है? किसी गैस को मैंने एक कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया, मान लो एक पिस्टन है मेरा यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम अब फिक्स नहीं है। बाहर का प्रेशर जितना लगना है लगने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस को जितना लगाना होगा वो लगा लेगी, तो पिस्टन फ्रीली मूवेबल है। तो CP CV से ग्रेटर क्यों है? क्योंकि जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस को हम हीट करते हैं तो उससे अपना प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है, कांस्टेंट प्रेशर रखना पड़ता है। तो जैसे मैंने इसको हीट दे दी, तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, और पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हुआ? वर्क हो गया, गैस ने वर्क किया। तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वर्सेस कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मैंने कोई भी डब्बा ले लिया, एक क्लोज कंटेनर है, उसको मैंने हीट किया। इसको कोई प्रेशर कांस्टेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम इसके लिए कांस्टेंट हुआ ही है। तो इसको तो इसके कंपैरेटिवली कम हीट चाहिए होगी, क्योंकि जो आइडियल गैस है, मेरी जो गैस है, अगर मैं उसे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दूँ, उसको ज़्यादा एक वर्क भी करना पड़ता है, उसे ये पिस्टन को उठाना भी, उसे ये वर्क भी करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ पे गैस को कोई भी वर्क नहीं करना होता। अब आप खुद ही देख सकते हो, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, मतलब CP ज़्यादा ही है CV से, क्योंकि जो गैस होती है ना,
हेयर वर्क इज डन अंडर कांस्टेंट प्रेशर, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क होता है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई वर्क नहीं होता। और ये वर्क जो है मतलब Cp माइनस Cv जो वर्क हमने किया वो किसके बराबर आता है, R के बराबर आता है। तो R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के अलावा भी क्या है, एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द गैस, जिसे जो हम हीट देते हैं एक कांस्टेंट प्रेशर पे वर्सेस कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, ये डिफरेंस है R। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के अलावा ये Cp माइनस Cv भी होता है, और इस फॉर्मूला को हम मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। तो आई होप आप समझ गए होंगे Cp Cv में रिलेशन, Cp माइनस Cv इक्वल्स R। दिस सिंपल फॉर्मूला, यही सिंपल फॉर्मूला हमें बहुत सारी कहानी कह देता है। अब हम समझते हैं, अब हम लर्न करते हैं अलग अलग वैल्यूज़, क्योंकि कुछ कुछ गैसेज होती हैं उनके वैल्यूज Cp और Cv की डिफाइन होती है। वैसे जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस गैस की वैल्यू, इस गैस का Cp ये है, इसका Cv ये है, फिर भी कुछ कुछ हमें लर्न हो जानी चाहिए। तो लिखते हैं वैल्यूज ऑफ Cp एंड Cv। अब तीन तरह की गैसेस के लिए मैं Cp एंड Cv डिफाइन करने वाला हूं। सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस कौन से, जिस ऐसी गैस जिनकी मॉलिक्यूल में केवल एक एटम होता है। कौन सी गैसेस होती हैं, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब ये क्या है, नोबल गैसेस हैं। इन गैसेस के जो मॉलिक्यूल में होते हैं वो सिंगल एटम के होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मोनोटॉमिक गैस कहते हैं। अब इनका Cp और Cv हम डिफाइन करेंगे। इसका Cp क्या होता है, 5/2R। तो अब आप बता सकते हो इसका Cv क्या होगा। आपको पता है कितना डिफरेंस होता है, R का डिफरेंस होता है, तो इसमें से बस क्या करना है, एक माइनस करना है। R माइनस कर दिया इसमें से तो क्या बचेगा, 3/2R होता है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए Cp होता है 5/2R, 2.5, लर्न करने के लिए 2.5, और उसमें से एक घटा दो तो 1.5 हो जाएगा Cv। सेकेंड आता है डायटोमिक गैसेस। डायटोमिक गैसेस मतलब वही O2, F2, H2, N2, ये सब डायटोमिक, जिसमें दो दो एटम होते हैं। और पॉलीएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर वाले, लीनियर स्ट्रक्चर। अब अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक गैसेस का मतलब क्या है, जिसके जिन गैसेस के अंदर दो से ज़्यादा एटम होंगे इन मॉलिक्यूल के अंदर। अब अपने केमिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स की क्या अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लो अमोनिया NH3, ये क्या हो गया NHHHH, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गई। मेरे पास और भी गैसेस हो सकते हैं, SF4, यहाँ पे SF4 को क्या पता गैस हो या ना हो, है ना। हम H2S ले लेते हैं, H2S, तो ये SHH, ये दो लोन पेयर है ना। तो ये क्या हो गए, अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गए। लेकिन मैंने बोला लीनियर स्ट्रक्चर वाली गैसेस लेनी है। फॉर एग्जांपल CO2 ले लो। CO2 कैसा होता है, C यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, ये होता है लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर है ना, मतलब कोई बेंट वगैरह तो नहीं है। तो ऐसे पॉलीएटॉमिक गैसेस जिनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो भी हम इस कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। और इनका Cp होता है 7/2R, 7/2R, और Cv एक R कम कर दो, 5/2R। अब बच्ची कौन सी गैसेस, बाकी सारी पॉलीएटॉमिक गैसेस, अदर पॉलीएटॉमिक गैसेस, दूसरी बाकी सारी, अमोनिया ले लो, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड ले लो, और जो मिले वो गैसेस, लिटरली अमोनिया बाइसल्फाइड, और क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ऐसी क्या बात है। अदर पॉलीएटॉमिक गैसेस, SO2, SO3, है ना, बहुत सारी। तो ये इनका क्या होता है, 4R होता है। Cp इनका 4R होता है और Cv होता है 3R। अब एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं पॉइसन्स रेशियो, जिसे हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, Cp/Cv, Cp और Cv का जो रेशियो होता है उसे हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, गामा से। एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा। Cp/Cv क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो, इसे हम डिनोट करते हैं गामा से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए बताइए क्या होगा पॉइजन्स रेशियो, Cp/Cv 5/2R/3/2R, तो क्या हो जाएगा 5/3, इसका पॉइजन्स रेशियो हो गया। 7/2/5/2, R कैंसिल हो जाएंगे, इसका 7/5 हो गया।
इसका 4/3 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है पॉइजन रेशो, सीपी और सीवी का जो रेशो होता है ना उसको बस एक्स्ट्रा टर्म दे दी, उसको बोलते हैं पॉइजन रेशो। तो अब हमें याद कर लेना है मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस प्लस पॉलीएटॉमिक गैस विद लीनियर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल CO2 हो गया जैसे, और अदर पॉलीएटॉमिक गैसेस, उनके लिए सीपी सीवी। अब केवल सीपी की वैल्यू लर्न कर लो, मेन टास्क ये है। इसकी अगर वैल्यू लर्न हो जाएगी तब आप सीपी सीवी की वैल्यू निकाल सकते हो। सीवी आ जाएगा तो दोनों का रेशो पॉइजन रेशो आ जाएगा बस। और ये कैसे लर्न करना है, जैसे इसको लर्न कर लो 2.5, 3.5, 4, बस यही 3 वैल्यू याद करनी है। मोनोएटॉमिक के लिए 2.5R, इसके लिए 3.5R, इसके लिए 4R। तो आप देख सकते हो अलग अलग वैल्यूज़, आप इसे नोट कर लो या फिर लर्न कर लो, यहीं के यहीं बेस्ट रहता है, लर्न कर लो। तो बस ये मेरी सीपी और सीवी की कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं। अब अगर मान लो मेरे कंटेनर में एक गैस ना होके 2-3 गैसें हैं, तो हम उनके लिए सीपी और सीवी कैसे कैलकुलेट करें, हम उनके लिए एवरेज कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही छोटे से 2 फॉर्मूलाज हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सीपी एवरेज और सीवी एवरेज का। सीपी एवरेज मतलब इफ़ यू हैव मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उनके लिए सीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है सीपी एवरेज इज इक्वल्स टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डॉट 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 अपॉन टोटल मोल्स। मतलब पहली गैस का CV इंटू कितने मोल्स हैं वो गैस, दूसरी गैस का CV इंटू कितने मोल्स हैं वो गैस, दूसरी गैस के कितने मोल्स हैं उस कंटेनर में, और ऐसे करते करते अपॉन जितनी भी गैस है उसके जितने भी सारे मोल्स हैं वो सब ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मोल हीलियम आ गई और 3 मोल H2 है, तो मुझे इसका CP एवरेज कैलकुलेट करना है। तो क्या आएगा, N1 इसके 2 मोल इंटू CP ऑफ He क्या है, मोनोएटॉमिक है, तो इसका क्या होगा 2.5R 5/2R प्लस 3 इंटू इसकी 3 मोल प्लस CV2। हाइड्रोजन का क्या होता है CP नहीं, CP एवरेज है ना, CP मैंने CV क्यों लिख दिया, CP सॉरी। इसका हीलियम का क्या होता है CP 5/2, हाइड्रोजन का क्या होता है CP 3.5R, तो 7/2R अपॉन टोटल मोल्स 2 + 3 5। अब इस कैलकुलेशन करोगे आपको CP का आंसर आ जाएगा, CP एवरेज। सिमिलरली जैसे CP एवरेज होता है वैसे CV एवरेज होता है, CV एवरेज होता है वैसे ही ये भी क्या होता है N1 CV1 प्लस N2 CV2 डॉट 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 अपॉन N1 प्लस N2। मान लो इसी का ये कंटेनर है, इसी का माने CV एवरेज कैलकुलेट करना है, तो ये कैसे होगा, N1 हीलियम का CV 2.5 में से 1 हटाया 1.5 3/2R प्लस 3 इसके 3 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल, और इसका CV क्या होता है 7/2 - R 5/2R अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे CV एवरेज आ गया। बस ये 2 छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, वो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो बस अपने याद रख सकते हो, आराम से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके भी बहुत आसान सा कुछ 2 फॉर्मूलाज हैं, 1-2 फॉर्मूलाज हैं, तो आप वो याद करोगे, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन, आप बस फॉर्मूला पुट करो और आपका आंसर आ जाता है। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, अब याद करो क्या होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता, Q = 0। मैंने आपको पहले ही दिन आपको ये कंडीशन बताई थी, एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या कंडीशन होती है, Q = 0 होती है उसकी कंडीशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा U = Q + W। यहाँ पे Q 0 है तो क्या आ जाएगा, W = डेल्टा U। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डेल वेल लगा के ना, थोड़ा सा रिवर्सिबल वर्क है एक्चुअली, ये रिवर्सिबल वर्क है। रिवर्सिबल मतलब मैं आपको बताया था मैंने, रिवर्सिबल मतलब मैंने इसको छोटे छोटे स्टेप्स में करवाया है। और यहाँ पे वर्क डन करना भी गैस को कंप्रेस करना या फिर उसको क्या एक्सपैंड करना, यही उसका वर्क डन होता है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल कराया मतलब मैंने बहुत ही धीरे 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 स्मॉल स्टेप्स में मैंने पिस्टन को कंप्रेस किया है। तो उस केस में वर्क डन कितना होता है, तो उसके अंदर डेल्टा डेल वगैरह लगा के ना, डी ये सब उसका इंटीग्रेशन होता है। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं वर्क W, एक मार्क कर जाता है, दूसरा आ जाता है फिर W रिवर्सिबल = NCV डेल्टा T = NR डेल्टा T अपॉन गामा -1, ये आता है।
ये तो कहाँ है एन सी वी डेल्टा टी कैसे आया है, ये तो हमें पता है डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि वो क्यू वी के बराबर होता है। अब ये कहाँ से आ गया एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, ये आर अपॉन गामा माइनस वन ना हम मेयर्स फॉर्मूला और पॉइजन रेशियो दोनों को यूज करके ना ये निकालते हैं। तो मान लो आपको क्वेश्चन में कोई गैस दे रखी है तो आपको ऑलरेडी उसका सी वी पता है, तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। मान लो वो दे दिया पॉइजन रेशियो, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बस इन दोनों फॉर्मूला से हम जो रिवर्सिबल वर्क डन है इन एडियाबैटिक प्रोसेस वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आती हैं कुछ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीवीटी इन एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब रिलेशनशिप्स बिटवीन पीवीटी, मतलब इन तीनों के बीच में से रिलेशंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी बॉयल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये भी जैसे वो क्या थी आइडियल गैस के लिए जो लॉस थे जो फॉलो होते हैं। अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, इन एडियाबैटिक प्रोसेस तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ये थोड़े से लॉस अलग हो जाते हैं, थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले लॉ में क्या था, PV कांस्टेंट होता था, PV कांस्टेंट होता था, P बाई टी कांस्टेंट होता था, V बाई टी कांस्टेंट होता था। ये तो जनरली जितने भी आइडियल गैसेस है सबके लिए ट्रू है। लेकिन जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना उसके लिए कुछ स्पेशल है, मैं आपको बताता हूँ। तीन होते हैं उसके। पहला PV की पावर गामा कांस्टेंट, मतलब PV की पावर गामा, गामा यहाँ पे क्या है पॉइजन रेशियो है, पॉइजन रेशियो। और आप एक बात नोट करना इस पॉइजन रेशियो के बारे में कि जो पॉइजन रेशियो होता है हमेशा 1 से बड़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, तो Cp और Cv का रेशियो क्या आएगा 1 से ग्रेटर आएगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो एडियाबैटिक प्रोसेस में होती है, कंडीशन तो क्या एक रिजल्ट है कि Pv की पावर गामा है वो कांस्टेंट होता है। सेकंड Tv की पावर गामा माइनस वन भी कांस्टेंट होता है। और एक थर्ड आता है P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा कांस्टेंट। अब ये कहाँ से आया है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें इनको लर्न करना है क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली इन पे बन सकते हैं कभी कभी। मेनली तो ये PV की पावर गामा कांस्टेंट होती है। फिर आप ये भी लर्न कर सकते हो TV की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, P 1 माइनस गामा और T गामा कांस्टेंट। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है ना। मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है PV कर्व। अब मैंने इनको दो कंडीशन में ड्रॉ किया है, मतलब दो कंडीशन में मैंने P और V को ऑब्जर्व किया है और मैं इस दो कर्व्स को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जैसे ये मेरा एक कर्व हो गया, कर्व A, इसको कर्व A नाम दे देते हैं। ये हो गया मेरा कर्व B, है ना। मैंने एक्सपेरिमेंट किए कुछ, मैंने एक आइडियल गैस को कंटेनर में रखा, कुछ कंप्रेस एक्सपैंड करके देखा प्रेशर वॉल्यूम में, मुझे कर्व मिला दो। अब ये दोनों कर्व ना, इन दोनों कर्व में से एक आइसोथर्मल कंडीशन का कर्व है, एक एडियाबैटिक कंडीशन का कर्व है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कौन सा है आइसोथर्मल एडियाबैटिक, क्योंकि जो आइसोथर्मल है उसमें क्या होता है PV कांस्टेंट होता है। ओहो मार्कर ही नहीं चल रहा। उसमें क्या होता है PV ही कांस्टेंट होता है इन आइसोथर्मल, और एडियाबैटिक में PV की पावर गामा कांस्टेंट होती है। अब कोई ग्राफ मिलता है तो सबसे पहले हम दो चीज देखते हैं ग्राफ की, एक तो स्लोप और उसका एरिया। इस केस में हम उसका स्लोप देखते हैं, तो जनरली हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, तो कुछ डिफरेंशिएट करने से हमें इसका स्लोप पता चलता है। और हमें पता चलता है जो एडियाबैटिक कर्व होता है ना इसका स्लोप ज्यादा होता है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक कर्व ये ज्यादा होता है किससे? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व से, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व से ज्यादा होता है। तो इस ग्राफ को देख के बताओ कौन से दोनों कर्व में से कौन से कर्व का जो स्लोप है वो ज्यादा है? बी वाले का ना। तो ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व, ये मेरी एडियाबैटिक हो गई, और ये हो गया आइसोथर्मल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि मेरे पास एक PV कर्व है, दो मेरे पास कर्व्स है, एक एडियाबैटिक में प्लॉट हुआ है, एक आइसोथर्मल में प्लॉट हुआ है, बताओ कौन सा कर्व किसका है? तो वो ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, और कुछ रिलेशंस PV के बीच में, ये जो PV की पावर गामा कांस्टेंट, TV की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट, P की पावर 1 माइनस गामा,
टी की पावर गामा कांस्टेंट। ये हमारे पास कुछ रिलेशन आते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेसेस। चलो अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी। क्या स्टार्ट करते हैं? एंट्रोपी, एक नया स्टेज इस चैप्टर का, एंट्रोपी। एंट्रोपी इसे हम ऐसे शो करते हैं। अब जैसे एंथैल्पी, इंटरनल चेंज, एनर्जी, ये सब हैं, ये क्या थी? स्टेट फंक्शंस हैं। तो ये भी एक स्टेट फंक्शन होता है। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। मतलब मान लो मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास सपोज एक क्लास है, वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है ना, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है। यहाँ पे ये इसका कोई पोडियम है टीचर का, और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ये मेरी बेंचेस हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं 1 2 3 1 2 3 है ना, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में। मतलब हर बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। अब जैसे ही टीचर क्लास से चला गया, ये देखना क्या हाल करते हैं। हम सब करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरी बेंचेस हैं, बेंचेस तो वहीं के वहीं रहेंगी। ये बच्चे एक यहाँ, एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक उधर। ये क्या हुआ? अब इन दोनों में से देख के बताओ कि रैंडमनेस किसकी ज़्यादा है। रैंडमनेस मतलब कोई इधर उधर जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें रैंडमनेस ज़्यादा है। इसमें क्या है? रैंडमनेस ज़्यादा है, इसमें कम है। तो एक तरह से इसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, इसकी एंट्रोपी कम है। तो एंट्रोपी कुछ नहीं है, बस एक जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होता है, उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो क्या हुआ ये? एंट्रोपी इज जस्ट रैंडमनेस, measure of randomness और disorderness. It is also a state function. state function है ये। तो इसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा? इसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा? डेल्टा ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। स्टेट फंक्शन है तो इसलिए हमें इसका डेल्टा ऐसे लिखना पड़ेगा। और अगर इसका साइन जैसे पॉजिटिव आता है तो मतलब S2 माइनस S1, डेल्टा S क्या होगा? S2 माइनस S1, S2 बड़ा होगा S1 से, तो मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। इसका साइन नेगेटिव आया तो मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। अगर ये ज़ीरो आया तो मतलब कोई चेंज नहीं हुआ एंट्रोपी में। अब जैसे हमने इस रियल लाइफ क्लास का तो एग्जांपल ले लिया, अब केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। मतलब जो केमिस्ट्री में एक्चुअली कैसे एंट्रोपी होती है वो देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, कोई भी, ये ले लो अमोनिया की रिएक्शन, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसमें बताने की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने मोल्स है गैसेस के? 4 मोल्स हैं, 4 मोल्स गैसेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे 2 मोल है। तो यहाँ पे मोल डिक्रीज हुए हैं, गैस की क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, गैस कम हुई है। तो यहाँ पे एंट्रोपी कैसी होगी? डेल्टा एस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, एंट्रोपी गिर जाएगी। अब दूसरा लेते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी सॉलिड को लिक्विड में बदला। तो सॉलिड में कैसे होते हैं पार्टिकल्स? एकदम अरेंज्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, अमॉर्फस भी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक लैटिस में होते हैं ना सॉलिड में, बिल्कुल एक जैसे। एक ये सॉलिड, ये पार्टिकल ऐसे बिल्कुल चिपके पास पास में। लिक्विड में थोड़े क्या होंगे? बिखर जाएंगे। तो इसमें क्या हुई? रैंडमनेस बढ़ गई ना। रैंडमनेस बढ़ी तो डेल्टा एस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब एंट्रोपी भी बढ़ गई। तो जैसे हम स्टेट्स करते हैं ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जैसे हम कन्वर्ट करते हैं तो एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती जाती है। एंट्रोपी उस केस में बढ़ती चली जाती है। तो हमने देखा कि अगर मैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड में गैस, किसी मैटर को कन्वर्ट करता हूं तो एंट्रोपी बढ़ती है। किसी रिएक्शन में गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो भी एंट्रोपी बढ़ती है। अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं तो एंट्रोपी भी क्या होती है? कम होती है। तो अब एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया। अब साइंटिस्ट कैसे बोलते हैं वो? मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली मतलब इसका क्या मतलब होता है एंट्रोपी का? तो मैथमेटिकली क्या है एंट्रोपी? तो मैथमेटिकली क्या होती है एंट्रोपी? S = Q रिवर्सिबल अपॉन T। अब पहले ये समझते हैं ये कैसे आया, ये क्या है, ये मतलब क्यों आया ऐसे। तो S = Q/T। एक बार अब रिवर्सिबल को हटा दो एक बार के लिए, Q/T। अब मैंने किसी भी मैटर को हीट किया तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करने लग जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी। तो एक तरह से उनकी क्या डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा।
तो आप बोलोगे हीट दे लो तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, तो ये नीचे क्यों आया, इसके इन्वर्स में क्यों आया। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई लो टेम्परेचर पे गैस है, लेस टेम्परेचर पे इस कंटेनर में गैस है, मैंने उसको एक एक्स जूल हीट दे दी, लो टेम्परेचर पे है कोई गैस है, उसको मैंने एक्स जूल हीट दे दी, वर्सेस मेरे पास एक गैस है, एक हाई टेम्परेचर पे है, उसको भी मैंने सेम एक्स जूल हीट दे दी। तो अब बताओ कि जो एंट्रोपी में है, जो चेंज है एंट्रोपी में, यहाँ पे डेल्टा ऐसा है, जो चेंज है एंट्रोपी में वो ज़्यादा किस में दिखेगा, लो टेम्परेचर वाले में या हाई टेम्परेचर वाले में। लो टेम्परेचर वाले में ज़्यादा एंट्रोपी चेंज दिखेगा। मतलब अगर हम किसी भी सब्सटेंस को लो टेम्परेचर पे हीट देते हैं तो उसकी जो एंट्रोपी में चेंज होता है ना वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो 1/T है ना, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। जैसे अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें तो डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। यहाँ पे 1/T कांस्टेंट है कि लो टेम्परेचर पे अगर हम किसी को सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो उसमें जो एंट्रोपी चेंज है ना वो ज़्यादा दिखता है, इसमें इतना नहीं दिखेगा, होगा चेंज होगा लेकिन इसमें इतना नहीं दिखेगा, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा जिसमें कंपेरेटिव टू इसमें ज़्यादा चेंज होगा। तो इसीलिए ये आता है Q अपॉन T, यहाँ पे रिवर्सिबल लिख देते हैं, हमें आगे पता चलेगा ये रिवर्सिबल क्यों आता है। तो मैथमेटिकली क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल बाई T। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं डेल्टा एस से रिलेटेड इसे कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कोई Q रिवर्सिबल और डायरेक्टली टेम्परेचर नहीं देता। तो सबसे पहले हम FLOT से, मतलब इस फॉर्मूला को लगा के डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT से, मैं आपको प्रूव नहीं करा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स में यहाँ पे डेल आ जाता है, या फिर से डी यू इज इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो मेरे पास डेल्टा एस के दो फॉर्मूला आते हैं। एक तो आता है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1, और एक और आता है NCPLN T2 by T1 प्लस NRLN P1 by P2। ये दोनों फॉर्मूला आप बस याद कर लो, आते कैसे हैं, प्रूफ कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने तो log 10 की वैल्यूज याद की थी, अब तो ln आ गया, तो सिंपल है, कुछ भी मतलब ln x है मेरा, उसको हम 2.303 log की बेस पर 10x लिख सकते हैं। मतलब ये सिंपल सी ट्रिक है कि आपको ln x है, देखो इस फॉर्मूला में, इसमें log बेस 10 तो है नहीं, तो एक तरह से हम ln x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2.303 फैक्टर होता है जिसे मल्टीप्लाई करके ये पा सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन T2 by T1 प्लस एन आर एल एन V2 by V1। एक बार एक पैटर्न नोटिस करना, यहाँ पे CV आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, V2 by V1 आएगा। यहाँ पे P आ रहा है तो P1 by P2 आएगा, वो भी एन आर एल एन P1 by P2। यहाँ पे उल्टा चलेगा क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है, बॉयल्स लॉ है ना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो V2 by V1 क्या हो जाएगा, P1 by P2 हो जाएगा। CP ले रहे हो तो P1 by P2, CV ले रहे हो तो V2 by V1। अब हम देखते हैं कुछ प्रोसेसेस में सिंपल एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। अब हम इस फॉर्मूला में पुट करके देखो, आइसोथर्मल मतलब क्या हो जाएगा, T1 इक्वल्स T2, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 इक्वल्स T2 है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो उस समय डेल्टा एस क्या आता है, या तो एन आर एल एन V2 by V1 या फिर एन आर एल एन P1 by P2, ठीक है। ये आइसोथर्मल हो गया। आइसोबारिक, कोई आपको आइसोबारिक कहते हैं, आइसोबारिक का क्या मतलब होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो सिंपल हो जाएगा NCP ln T2 by T1। मेरी प्रोसेस आइसोबारिक है, नहीं सॉरी आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब V1 इक्वल्स टू V2 हो जाएगा, तो इस केस में ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे NCVLN आ जाएगा T2 by T1। और लास्ट है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट ही 0 होती है। अब हीट ही 0 है, क्या था मेरा डेल्टा एस का फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल्स टू Q by T। अब हीट ही 0 है, Q ही 0 है, क्योंकि Q ही 0 है तो मेरे पास डेल्टा एस भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ डेल्टा इसके फॉर्मूला है, हमें इनको डायरेक्टली लर्न ही करना है क्योंकि क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इन्हें यूज़ करेंगे, पुट करेंगे और इनसे डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंट्रोपी चेंज फॉर फेज चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूज क्यों बोल रहा हूँ, फॉर फेज चेंज। तो डेल्टा एस फॉर फेज चेंज, सबसे पहले कैसे हो सकती है फेज चेंज? सॉलिड से लिक्विड होना, उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। तो पहला हो जाएगा डेल्टा एस फ्यूजन, ये हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट वाला। डेल्टा एच फ्यूजन क्या हो गया? एक तरह से लेटेंट हीट हो गई फ्यूजन की। क्या थी डेल्टा एच फ्यूजन? एक तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह सकते हो इसको, अपॉन टेम्परेचर, वो भी कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट, अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, वो जो डेल्टा एच फ्यूजन आ जाएगा। अब मेरे पास अगर मैं लिक्विड से गैस पे कर रहा हूँ, लिक्विड से गैस हो रही है, यहाँ पे क्या था? सॉलिड से लिक्विड था, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे लिक्विड से गैस है, तो यहाँ पे डेल्टा एस वेपोराइजेशन आएगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और तीसरा लास्ट में बचता है, सॉलिड से सीधा कोई गैस चला गया, जैसे आयोडीन हो गया, है ना, कैम्फर हो गया, ये क्या करते हैं? सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस चले जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, डायरेक्टली गैस नहीं जाते, एक बीच में लिक्विड भी स्टेट आती है, लेकिन लिक्विड जो स्टेट होती है वो स्टेबल ही नहीं होती है। मतलब सॉलिड से कोई चीज़ गैस में जा रही है, डायरेक्टली सब्लिमेशन का हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लिक्विड बन ही नहीं रहा, वो बनता है, मतलब पर वो स्टेबल ही नहीं होता, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस ही डायरेक्टली चला जाता है स्टेट में। तो मतलब बीच में लिक्विड स्टेप है ना, वो मिस नहीं होता, वो भी आता है बीच में। तो डेल्टा एस सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन जो भी टेम्परेचर पे सब्लिमेट हो रहा है। और जो डेल्टा एस सब्लिमेशन है वो कैसे आएगा? डेल्टा एस सब्लिमेशन किसके बराबर? एक सेकेंड, डेल्टा एस सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपोराइजेशन। क्योंकि बीच में बस एक छोटी सी लिक्विड स्टेट की जो फेज है वो आती है, लेकिन वो जो मेरे पास सब्सटेंस है वो स्टेबल ही नहीं होता लिक्विड स्टेट में, तो वो गैस में चला जाता है। इसलिए डेल्टा एस सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपोराइजेशन। तो मेरे पास ये अलग अलग एंट्रोपी चेंजेस आ गए फॉर फेज चेंज। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड से गैस, यहाँ पे सॉलिड से गैस। अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट जो रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट एक तरह से टॉपिक कह सकते हो आप इसे, कि एंट्रोपी changes in an isolated system, अब मैंने कह दिया कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और इसमें से हीट भी पास नहीं हो सकती, मैटर भी पास नहीं हो सकता, तो कैसा कंटेनर हो गया? आइसोलेटेड कंटेनर हो गया। अब आप पूछोगे हीट भी पास नहीं हो सकती, अब एंट्रोपी तो कैसे बढ़ती? हीट से ही बढ़ती है, अब कैसे एंट्रोपी कोई बढ़ा सकता है? तो है एक रास्ता है। क्या आप सोच सकते हो वो क्या रास्ता हो सकता है कि एक आइसोलेटेड कंटेनर में हम क्या करवा सकते हैं कि उससे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाए? मतलब कौन सी रिएक्शन है, कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में? ये होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। कैसी होती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। अब जरा सोचो, मैंने इसके अंदर एक और छोटा सा कंटेनर है, इसे मैंने ओपन कर दिया, मतलब इसमें पहले से कोई गैस भरी थी, मेरे पास H2 भरी थी, 4 ग्राम H2 भरी थी। तो मैंने इस कंटेनर पहले क्लोज था, मैंने जैसे तैसे इसको ओपन कर दिया। अब क्या होगा? इतनी बड़ी खाली स्पेस है, इसमें से गैस तो जाएगी ना बाहर। तो क्या हुआ? डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई। एक गैस जो पहले यहाँ पे थी वो फैल गई चारों तरफ, तो इसमें क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ गई, डेल्टा एस इंक्रीज, डेल्टा एस पॉजिटिव आ गया, एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई एंट्रोपी। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में भी ऐसा नहीं हो सकता कि एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं, ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस। और ये कैसी हो गई? ये कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। अब मैंने अपने हाथों से तो अपनी गैस को इधर उधर फैलाया नहीं है, गैस क्या अपने आप ही चली गई ना पूरे कंटेनर में। तो इसका कैसी है ये एंट्रोपी चेंज? कैसा आया? पॉजिटिव आ गया। तो इसमें मैंने रैंडमनेस बढ़ गई, तो क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ गई। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जब हम इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस होती है, इंटरमिक्सिंग मतलब एक और गैस ले लो, यहाँ पे मेरे पास O2 है, H2 और O2 तो रिएक्ट कर लेंगे, तो मैं कुछ और ले लेता हूँ, N2 ले लेता हूँ, नहीं N2 भी रिएक्ट कर लेगी, H ही ले लेता हूँ।
एच ई भी है यहाँ पे, ये भी फैलेगी साथ में, तो ये दोनों क्या मिक्स हो जाएंगे, है ना, मिक्स हो जाएंगे ये भी। तो ये भी कैसे, इसमें रैंडमनेस इसमें बढ़ जाएगी, तो रैंडमनेस बढ़ेगी, इसमें भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस या फिर गैसेस को मैंने ओपन कर दिया, गैस फैल गई, ये जो भी फिनोमिना है ये कैसा स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है, और इसका एंट्रोपी चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। अब कुछ और बातों पे हम फोकस कर लेते हैं कि कुछ कुछ प्रोसेसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे होता है, देन वी विल स्टडी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता होगा। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती थी, जब सिस्टम अपने इनिशियल स्टेज से कुछ अलग अलग ऑर्डर करके, मतलब कुछ अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू वापस ही अपने इनिशियल स्टेज में आ जाए, वो साइक्लिक प्रोसेस हो गई। अब पहली और लास्ट की स्टेज तो सेम है, तो दोनों की एंट्रोपी भी सेम है, तो मेरा डेल्टा एस क्या आएगा इस केस में, चेंज इन एंट्रोपी 0 आएगा। तो मैं जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए भी एंट्रोपी 0 होती है, तो इस हिसाब से रिवर्सिबल प्रोसेस भी होगी मेरी, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस, उसकी भी एंट्रोपी क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं, चाहे वो सेम प्रोसेस को फॉलो करो डिफरेंट को करे, स्टेज तो सेम होगी ना सिस्टम की, तो फिर उसकी भी एंट्रोपी चेंज में क्या होगा, 0 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगी उसकी एंट्रोपी। अब समझते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है ना, उनकी एंट्रोपी कैसी होती है। अब जैसे मेरे पास इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस है, तो उसमें कैसी मेरी एंट्रोपी थी, पॉजिटिव थी एंट्रोपी। तो अब मैं कह सकता हूँ जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव आता है। अब सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंटरमिक्सिंग गैसेस देख लो, अब कोई भी नेचुरल प्रोसेस भी देख सकते हो, जैसे मान लो पत्ता गिर रहा है पेड़ से, सन आ रहा है, दिन से रात हो रही है, रात से दिन हो रहा है, ये भी क्या एक तरह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो उनका एंट्रोपी चेंज क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। अब जब भी हम किसी जैसे बात करते हैं ना एंट्रोपी चेंज में, अगर आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इसके अंदर की जो सिस्टम की डेल्टा एस सिस्टम की ही हम बात करते हैं। लेकिन मान लो मैंने ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, ये मैंने खोल दिया, क्लोज नहीं ओपन है ये, तो हमें सिर्फ सिस्टम की नहीं प्लस सराउंडिंग की भी बात करनी पड़ेगी। सराउंडिंग का भी ऐसा आएगा इसके अंदर, डेल्टा एस सराउंडिंग, और वो ही मेरी टोटल एंट्रोपी चेंज होगी। डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब जो यूनिवर्स में जो चीज़ें जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, हमने देखा कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उनका डेल्टा एस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। आप ये बात हमेशा रट लो, ध्यान में रख लो, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उनका डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। और एक बात बताओ, यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है वो हम थोड़ी ना कर रहे हैं, वो अपने आप हो रही है। जो नेचुरल प्रोसेसेस में बात कर रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस हो रही है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, रात से दिन हो रही है, दिन से रात हो रही है, और भी खूब सारी कंबशन है। जैसे कंबशन मतलब मैंने बस एक जैसे चिंगारी दे दी, अपने आप ही बाकी सारा जल पड़ा, ये भी क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, वो हम थोड़ा ना करा रहे, वो अपने आप हो रही है। तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना, उन सब का डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना। और यही मेरा, अगर यूनिवर्स की बात करें, यही मेरा डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस यूनिवर्स हो जाएगा, और फॉर स्पॉन्टेनियस ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसी को हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहते हैं, इसी को कहते हैं, हाँ इसी को ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग होता है। मैं बताता हूँ व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही सिंपल सा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये क्या कहता है कि जो एंट्रोपी है ना पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना वो हर पल इंक्रीज होती जा रही है। अनलाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जिसमें कहा था कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है Q और W में, लेकिन यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो दिन ब दिन, पल ब पल, सेकेंड्स पे, मिनट्स में, जो भी है, जैसे टाइम जा रहा है वैसे एंट्रोपी बस इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्स में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो सारी कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। उनका डेल्टा एस क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब उसका एस हमेशा इंक्रीज होता है, वह होता है। तो यही मेरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि जो यूनिवर्स की जो टोटल एंट्रोपी है ना वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जाती है।
तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।